हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे परागकण की संरचना, परागकणों का महत्व तथा परागकणों में नर युग्मकों का विकास। ये 3 पॉइंट इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु भी कहते हैं। तो आप ये कहें कि पॉलन ग्रेन परागकणों की संरचना अथवा माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु की संरचना दोनों एक है। मतलब पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर दोनों एक ही चीज़ हैं। एक इंग्लिश नेम है, एक साइंटिफिक नेम है, दोनों दो नाम हैं लेकिन एक ही के नाम है, वह जिसे जनरली परागकण जानते हैं। परागकण की संरचना बाह्य रूप से देखने पर एकदम गोल दानेदार या कुछ लंबे या कुछ पंखयुक्त अनेकों आकार प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कांटे जैसी रचनाएं होती हैं। ये कांटे जैसी रचनाएं बहुत ही कठोर होती हैं और इनकी सुरक्षा के लिए होता है। बाहर से देखने पर आप देखें कांटे जैसी रचनाएं दिख रही हैं। ये लगभग गोल भी होती हैं, परंतु कुछ अंडाकार भी होती हैं और कुछ पंख युक्त भी होती हैं। उसके अंदर की संरचना देखें, जब हम इसका टीएस काट देते हैं तो हमें इतने लेयर्स दिखाई देते हैं। बाहर एक कठोर संरचना कांटेदार, ये एग्जाइम बाह्य चोल कहलाता है, जिसमें जगह जगह पर कम से कम 2-3 छिद्र होते हैं। इन छिद्र को जर्मपोर या जनन छिद्र कहते हैं। इसी जनन छिद्र से होकर के पराग नलिका बाहर निकलती है। जब यह परागकण अंकुरित होता है वर्तिकाग्र पर पहुंचकर, तो वहां से पराग नलिका इसी जनन छिद्र से बाहर निकलती है। दूसरा, झिल्लीवत संरचना जो होती है वह कहलाती है इंटाइन अंतःचोल, जो पराग नलिका बन करके बाहर निकलती है। इसके अंदर एक केंद्रक होता है। इसी केंद्रक को, यह केंद्रक आगुणित हाइप्लॉइड होता है, जो लघु बीजाणु जनन में अर्धसूत्री कोशा विभाजन द्वारा बना होता है। इस प्रकार से मुख्य रूप से परागकण के, आरंभी परागकण के 4 पार्ट होते हैं। बाहर का कड़ा खोल परत, सुरक्षा कवच, एग्जाइम जो बाह्य चोल कहलाता है, यह परागकण को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें कहीं कहीं पर छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को जर्मपोर यानी जनन छिद्र कहते हैं। इसके अंदर एक झिल्लीवत संरचना, जिसे इंटाइन अंतःचोल कहते हैं। इसके अंदर एक आगुणित केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, परंतु शीघ्र ही यह न्यूक्लियस विभाजन करके 2 कोशिकाएं बना लेता है। एक कोशिका छोटी होती है और दूसरी कोशिका बड़ी होती है। बड़ी कोशिका को वेजिटेटिव सेल, केंद्रक को वेजिटेटिव न्यूक्लियाई तथा कोशिका को वेजिटेटिव कोशिका, कायिक कोशिका या कायिक केंद्रक कहते हैं। मतलब कोशिका को कायिक कोशिका और उसमें स्थित केंद्रक को कायिक केंद्रक कहते हैं। यह बड़ी होती है, यह कोशिका बड़ी होती है। दूसरी कोशिका जो छोटी होती है, जननी कोशिका कहलाती है। इसके अंदर का जो केंद्रक होता है उसे जननी केंद्रक कहते हैं। ये आपका था माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन की संरचना।
जिसमें प्रायः इसी स्तर की संरचना को दिखाया जाता है। इसमें ये एक्साइन है, ये इंडाइन है, वेजिटेटिव सेल्स हैं, जनरेटिव सेल्स हैं। बनता तो इस फॉर्म में है, लेकिन शीघ्र ही इसका केंद्रक विभाजन करके इस फॉर्म में आ जाता है। यह बाह्य रूप है, यह आरंभिक रूप है, यह कुछ विकसित रूप है, स्थायी रूप है। अब हम देखेंगे पराग कणों का महत्व। पराग कण पौधे क्यों बनाते हैं? पराग कण के अंदर ही पौधों के नर युग्मक बनते हैं और यह नर युग्मक पराग कण के साथ मादा पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो पहला इसका महत्व जो आप लिखेंगे, नर युग्मकों के वाहक होते हैं। पहला महत्व पराग कण नर युग्मकों के वाहक होते हैं। इनके द्वारा ही पराग कण गाइनोसियम तक पहुंचते हैं। दूसरा, पराग कणों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या नाइट्रोजन में रखकर वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे इनकी सहायता से जीन बैंक बनाए जा सकते हैं। ध्यान दें, पराग कणों को -196 डिग्री ताप पर वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे इसे जीन बैंक बनाए जा सकते हैं। जीन बैंक मतलब जहाँ जीवों के जीन प्रारूप को सुरक्षित रखा जाता है। यदि भविष्य में महाप्रलय हो जाए तो नए जीवों के विकास के लिए यह जीन उपलब्ध रहे, जिससे नए जीवों का विकास हो सके, ऐसा वैज्ञानिकों का प्रयास है। तीसरा, एक्साइन स्पोरुलिन नामक पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जो बहुत ही पौष्टिक होता है। यह स्पोरुलिन पॉलीसैकेराइड्स पर किसी भी एंजाइम का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात यह पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट किसी भी पाचक एंजाइम द्वारा पचाया नहीं जा सकता, अर्थात जिसके कारण इस पदार्थों को सुरक्षा प्रदान होती है। और इसी स्पोरुलिन पॉलीसैकेराइड्स से पोलन टैबलेट्स बनाए जा रहे हैं आजकल, जो घोड़ों और धावकों को दिए जाते हैं, जिनसे उनकी ऊर्जा शक्ति अचानक बढ़ जाती है और वह तेज दौड़ने लगते हैं। इस तरह से शक्तिवर्धक कैप्सूल टैबलेट्स इसी स्पोरुलिन यानी पराग कणों की सहायता से बनाए जाते हैं, जो आज बाजार में पोलन टैबलेट के नाम से उपलब्ध हैं। यह टैबलेट घोड़ों और धावकों को दिए जाते हैं। इनका प्रयोग अभी अपने देश में नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ पाश्चात्य देशों में धावकों को यह टैबलेट दिए जाते हैं। पांचवा, कुछ पराग कण लोगों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं और यह एलर्जी से लोगों को नज़ला जुकाम जैसा रोग हो जाता है। फेफड़ों में पहुंच करके यह दमा रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, वो उत्पन्न हो सकती है। सांस फूलने की बीमारी हो सकती है। अब आइए देखते हैं मेल गैमेटोजेनेसिस पराग कण के द्वारा नर युग्मक का विकास कैसे होता है। बच्चों, जो पराग कण है वह नर युग्मक नहीं है, वह माइक्रोस्पोर है। यथा ध्यान दें कि पराग कणों के अंदर नर युग्मकों का विकास होता है। यहाँ पर देखें, साइड में हमने बनाया है मेल गैमेटोजेनेसिस नर युग्मकों का विकास। ध्यान देना बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आता है कि मेल गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, तो बच्चे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन का वर्णन कर देते हैं। ध्यान रखना, ये मेल गैमेटोजेनेसिस नर युग्मक का विकास है।
नर युग्मक का विकास कैसे होता है? पराग कणों के अंदर नर युग्मकों का बनना नर युग्मक का विकास कहलाता है। नर युग्मक कहाँ बनते हैं? पराग कणों के अंदर बनते हैं। देखें, आपने पहले भी देखा पराग कणों की संरचना में सबसे बाहर का स्तर एक्साइन, फिर इंटाइन और उसमें एक अगुणित न्यूक्लियस होता है। यह न्यूक्लियस शीघ्र ही विभाजन करता है, विभाजन करके दो कोशाएं बनाता है, जिसमें एक कोशा बड़ी होती है, बड़ी कोशा को वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं और छोटी कोशा को जेनरेटिव सेल्स जननिक कोशा कहते हैं। अब यह वेजिटेटिव सेल इंटाइन पर दबाव डालता है, उसका केंद्रक वेजिटेटिव सेल का केंद्रक इंटाइन पर दबाव डालता है, ये इंटाइन है, और इंटाइन पर दबाव डाल करके जर्म पोर के रास्ते एक नलिका बाहर निकलती है, जिस नलिका को पालन ट्यूब कहते हैं। न देखें, वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस इंटाइन पर दबाव डालता है, जिससे एक ट्यूब जर्म पोर से होकर के एक ट्यूब बाहर निकलती है और इस ट्यूब को पालन ट्यूब कहते हैं। पालन ट्यूब में बनाने के लिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस जिम्मेदार होता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस दबाव डालता जाता है और पालन ट्यूब बनता जाता है, इसीलिए इसे ट्यूब न्यूक्लियाई कहते हैं। इसके पीछे पीछे आ रहा जेनरेटिव न्यूक्लियाई, वह दो भागों में बंट जाता है, जिससे दो मेल गैमीट नर युग्मक बन जाते हैं। पुनः देखें, वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियाई इंटाइन पर दबाव डालता है, जिससे पॉलन ट्यूब बनकर जर्म पोर के रास्ते बाहर निकलती है। ट्यूब न्यूक्लियाई आगे आगे ट्यूब बनाते हुए चलता है, उसके पीछे आ रहा जेनरेटिव न्यूक्लियाई दो भागों में टूट जाता है और दो नर युग्मकों का विकास हो जाता है। कैसे लिखेंगे बेटा? समझने के लिए समझ लिए, आप ऐसे लिखेंगे कि पराग का न्यूक्लियस शीघ्र ही विभाजित होकर दो कोशाएं बना लेता है। बड़ी कोशा वेजिटेटिव कोशा, छोटी कोशा जनरेटिव कोशा कहलाती है। वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस इंटाइन पर दबाव डालकर पॉलन ट्यूब बनाता है और यह न्यूक्लियाई ट्यूब बनाते हुए आगे बढ़ता है, जिसके पीछे पीछे आ रहे जनरेटिव न्यूक्लियस में विभाजन हो जाता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे दो नर युग्मकों का विकास हो जाता है और नर युग्मकों का बन जाना ही नर युग्मक का विकास कहलाता है। अब आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले